अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसका कोड है ENG301। इसकी हमने करनी है फाइनल टाइम प्रिपरेशन बाय हेल्पर 0711। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी, जो कि इंशाल्लाह आपके पेपर में भी रिपीटेड होंगे। और अगर आप इन एमसीक्यूज इसको कर लोगे तो काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इनसे मिलते जुलते एमसीक्यूज के आंसर भी आप करेक्ट लगा के आ सकोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एमसीक्यूज। पहले, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज। ठीक है, मैसेज को ड्राफ्ट करने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? रिव्यूइंग। नेक्स्ट है हमारे पास AMS इज द एब्रीविएशन ऑफ। ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज है। AMS की एब्रीविएशन क्या है? AMS इज द एब्रीविएशन ऑफ एडवांस्ड मैनेजमेंट सोसाइटी। याद रखना, एडवांस्ड मैनेजमेंट सोसाइटी। उसके बाद, हाउ मेनी बेसिक डिविजन्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट आर। फॉर्मल रिपोर्ट के टोटल कितने डिविजन्स होते हैं? फॉर्मल रिपोर्ट के टोटल 2 डिविजन्स होते हैं। उसके बाद है, इन अनसोलिसिटेटेड लेटर्स आर रिटन ऑन एडा प्लान विच इज डैश स्टेप अप्रोच। अनसोलिसिटेटेड लेटर्स वो लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आपने किसी को लेटर लिखना है जिसमें आप उसको इनवाइट करना चाहते हो, लेकिन आप डायरेक्टली इनवाइट नहीं करना चाहते, आप इनडायरेक्टली अपने लेटर्स में ऐसे वर्ड्स अपने लिखोगे कि जिससे उसका खुद ही इंटरेस्ट पैदा हो, तो ये होता है इनडायरेक्ट लेटर, इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, सो इस तरह के लेटर्स टोटली 4 तरह की अप्रोच भी होते हैं। बेसिकली ये जो एडा है ना, यही है इसका प्लान। तो ये 4 है, 1 2 3 4, ये 4 वर्ड्स हैं। तो विच इज 4 स्टेप अप्रोच। एडा का बेसिकली मकसद क्या है, मीनिंग क्या है, ये भी एमसीक्यूज आ जाता है। तो एडा की फुल फॉर्म याद रखना। ए फॉर फर्स्ट, ए है इसका अटेंशन, दूसरा ए है इसका डिजायर, तीसरा आई है इसका, आई का मतलब है इंटरेस्ट, और चौथा ए है, ए का मतलब एक्शन। ठीक है, पहला इंटरेस्ट है, पहला अटेंशन है, और दूसरा क्या है? एक्शन। ठीक है, ये इन दोनों ए का फर्क याद रखना, ये एमसीक्यूज भी बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेल्स लेटर स्टार्ट्स विद। जो सेल्स लेटर्स होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ। डेफिनेटली आपने कोई भी चीज सेल करनी होती है तो आप एक इंटरेस्टिंग न्यूज जरूर दोगे ताकि आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर सको। उसके बाद है, डैश इज वन ऑफ द मेंबर हु मॉनिटर्स द कमिटीज फाइनेंशियल स्टेट एक्टिविटीज। ठीक है, किसी भी कमेटी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कौन मॉनिटर करता है? तो वो होता है ट्रेजरर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इन विच कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस आर नॉट इनकोडेड इन वर्ड्स। ठीक है, डेफिनेटली नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कौन सी होती है? रिटन। तो इनकोडेड इन वर्ड्स एक्सप्रेशन जिसमें इनकोडेड इन वर्ड्स होते हैं, तो एक्सप्रेशंस को हम लोग लिख के तो नहीं बता सकते ना एक्सप्रेशंस अपने। तो नॉन वर्बल क्या होती है? नहीं होती वर्ड्स, इनकोडेड इन वर्ड्स में इसके एक्सप्रेशंस। उसके बाद है, पर्सनल स्पेस वर्सेस अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड स्टेटस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पर्सनल स्पेस कहाँ से होती है? कल्चर और स्टेटस से। एंड एप्रिशिएंट शुड शो इंटरेस्ट इन द जॉब ड्यूरिंग विच स्टेज? फाइनल स्टेज। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद है, BTN स्टैंड्स फॉर। बैठना का क्या मतलब है? B फॉर बेस्ट, A फॉर अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड। नेक्स्ट एन है नेगोशिएटेड, और लास्ट ए है इसका एग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाइल राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग योर थीसिस एंड डिसर्टेशन यू गो थ्रू मैनी स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज, सब बहुत से स्टेजेस में आप जाते हो, लेकिन सबसे पहली स्टेज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट इट होगी। कोई भी काम करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वो पहली स्टेज ही इस तरह कहलाएगी। नेक्स्ट है, प्रपोजल शुड बी रिटन इन। प्रपोजल, उसको आप जो भी प्रपोजल लिख रहे हो वो फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रपोजल का मतलब क्या है कि हम प्रपोज कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में हम आपके साथ इस तरह पार्टनरशिप करके आपको इस तरह शेयर्स वगैरह दे सकते हैं, तो ये प्रपोजल है। तो डेफिनेटली इसको फ्यूचर टेंस में ही इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट या पास्ट तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद द 4 बेसिक पर्पस फॉर गिविंग द प्रेजेंटेशन और टू इन्फॉर्म, टू परस्यू, टू मोटिवेट, और विच थिंग इज मिसिंग। तो इनमें कौन सी मिसिंग है? 4 बेसिक पर्पस याद रखना। पहला है इन्फॉर्म, दूसरा है परस्यू, चौथा है, तीसरा है मोटिवेट, और चौथा क्या है? टू हैव अ गुड इंटरेक्शन। ठीक है, मोटिवेट कर रहे हो उसको, कायल भी कर रहे हो उसको, बता भी रहे हो, लेकिन इंटरेक्शन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वेरिएबल
फ्रॉम दी फॉलोइंग, इनमें से कौन सा हमारे पास नेशनल वेरिएबल है, तो वो है इकोनॉमिक्स। वेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज है ये। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लीमेंट्री क्लोज इज एक्यूरेट इन जनरल लेटर राइटिंग। याद रखना, जनरल लेटर राइटिंग का जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है वो क्या होता है, ये सारे ही हम बचपन से ही अपने जो लेटर्स वगैरह याद करते आ रहे हैं, तो हम यही यूज करते हैं, योर सिंसियरली, सिंसियरली, योर रिस्पेक्टफुली। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक कंप्लेंट लेटर शुड बी का, जो कंप्लेंट लेटर है उसको आप क्लेम लेटर भी कह सकते हो। मिनट्स विच टेल मोर ऑफ द स्टोरी, जिसमें हम ऐसे मिनट्स जिसमें हम स्टोरी के बारे में ज्यादा जानते हैं कि क्या हुआ था, हु सेड व्हाट एट अ मीटिंग टाइम, और उसमें कौन बैठा, किसने कहा था मीटिंग टाइम में, तो ये वाले जो मिनट्स होते हैं वो नेरेटिव मिनट्स होते हैं। सो नेरेटिव मिनट से रिलेटेड बस याद रखना कि हम स्टोरी के बारे में ज्यादा जानते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इन विच थिंग डज आवर स्पीकर डू मोस्ट ऑफ द सेंडिंग एंड अ नंबर ऑफ लिसनर्स डू मोस्ट ऑफ द रिसीविंग इज द ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओरल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि स्पीकर डू मोस्ट ऑफ सेंडिंग, बहुत ज्यादा हम सेंड करता है, एंड नंबर ऑफ लिसनर्स डू मोस्ट ऑफ द रिसीविंग, ठीक है। क्या है फर्क इसमें कि स्पीकर ज्यादा सेंड कर रहा होता है और लिसनर ज्यादा रिसीव कर रहा होता है, तो ये एक ओरल प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद है विच टेस्ट आर डिजाइन टू चेक competency और specific abilities of a candidate to perform a job। कौन सा टेस्ट है जो किसी भी कैंडिडेट की काबिलियत को देखता है, तो वो होता है जॉब स्किल्स टेस्ट। उसके बाद है जी, इन एपीए फॉर्मेट में इफ यू आर डायरेक्टली क्यूटिंग समथिंग इन योर रिसर्च पेपर फ्रॉम अनदर वर्क, यू विल नीड टू इंक्लूड द ऑथर्स लास्ट नेम, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन एंड द डैश टू द रेफरेंस इज कॉल्ड पेज नंबर। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन बफर पैराग्राफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर शुड बी। बफर के पैराग्राफ में कस्टमर के मुताबिक कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए। उसके बाद अनसोलिसिटेटेड लेटर्स आर रिटन ऑन एडा, ये हमारा रिपीटेड एमसीक्यूज है, तो यहाँ पर मैंने एडा की लिख भी दी है फॉर्म, अटेंशन, डिजायर, इंटरेस्ट एंड एक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, मेमोरेंडम इज यूज्ड टू कम्युनिकेट टू समवन विद इन योर ओन कंपनी, ठीक है। मेमोरेंडम्स का मतलब ये होता है कि मेमोरेंडम एक पेज होता है जो कि कंपनी के अंदर तक ही रहता है, अंदर ही लोग एक दूसरे से बात करते हैं मेमोरेंडम के थ्रू, यानी कि एक पेज के थ्रू, ठीक है। सो कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज हो तो मेमोरेंडम में लिखी जाती है और उस मेमोरेंडम को कंपनी के तमाम वर्कर्स तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद है, अ स्टैंडिंग कमेटी इज वन दैट ऑपरेट्स परमानेंटली। एक स्टैंडिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि परमानेंटली ऑपरेट होती है, तो वो कौन सी कमेटी है, ईयर आफ्टर ईयर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से याद रखना, ईयर आफ्टर ईयर। अ रिसीवर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैसेज कैन डिटरमाइन वेदर इट इज, रिसीवर का एटीट्यूड डेफिनेटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो वो एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा। नेक्स्ट है, अ डैश इज अ क्रॉस बिटवीन इंटर इंटर ऑफिस मेमो एंड फॉर्मल रिपोर्ट। तो एक मेमो रिपोर्ट जो है वो क्रॉस होती है इंटर ऑफिस के दरमियान, और एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है। इनफॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि आपने इसमें कंपनी की इन्फो देनी होती है। नेक्स्ट देयर आर डैश टाइप ऑफ मेमो रिपोर्ट्स। मेमो की दो तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, यहाँ पर मैंने वो मेंशन भी कर दी हैं, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सकें, तो वो कौन सी होती है, इंफॉर्मेशनल मेमो रिपोर्ट्स जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन बताई जाती है कंपनी से रिलेटेड, और एनालिटिकल मेमो रिपोर्ट्स जिसमें आपने कंपनी की एनालिसिस देखनी होती हैं। तो दो तरह की रिपोर्ट्स को याद रखना, मेमो हैज टू रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल। नेक्स्ट है हमारे पास, देर आर डैश टाइप्स ऑफ निगोटिएशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। सो निगोटिएशन के कितने हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, इट हैज टू स्ट्रेटजीज, ठीक है। इसकी दो हैं, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होती है कि दोनों पार्टीज में से या तो कोई एक विन होगी तो या कोई एक लॉस होगी, लेकिन अगर दूसरी देखी जाए तो वो होती है इंटरग्रेटिव। इंटरग्रेटिव निगोटिएशन में क्या होता है, दोनों ही कंपनीज विन होती हैं। तो ये आपके दोनों एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इन दोनों फर्क को याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाइल राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग योर थीसिस एंड डिसर्टेशन यू गो थ्रू मेनी स्टेजेस। आप बहुत सी स्टेजेस पे जाते हो अपनी थीसिस वगैरह लिखते हुए, लेकिन सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, थिंकिंग अबाउट इट। सबसे पहले आपने देखना होता है, सोचना होता है कि हमने करना क्या है।
नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कंपनी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है पेपर में, तो इसीलिए मैंने इसको डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है कि कितनी टाइप्स होती हैं प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की। तो प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की यहाँ पर सॉरी 3 लिखा हुआ है, 3 नहीं 4 होती हैं, ठीक है। प्री एम्प्लॉयमेंट की टोटल 4 होती हैं, तो वो 4 है कौन सी, अगर मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा सकूँ ताकि आप इजीली इनको रीड कर सको। ओके सबसे पहली होती है कोग्निटिव एबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, मेजर्स मेंटल एबिलिटीज। कोग्निटिव में क्या होता है कि आप किसी भी अपने क्लाइंट की, कस्टमर्स की या किसी भी नए वर्कर की मेंटल एबिलिटीज को देखते हो, सच एज रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है और क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद दूसरा टेस्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी ऑब्जर्व करते हो किसी भी एम्प्लॉय की, तो पर्सनैलिटी में क्या होता है, एक्सेस बिहेवियर ट्रेट्स डिटरमाइन इफ अ कैंडिडेट इज गुड कल्चर रोल आर फिट, यानी कि कल्चर के लिहाज से गुड है और अपना रोल अच्छे से फिट कर पाएगा कि नहीं। उसके बाद तीसरा टेस्ट होता है स्किल्स टेस्ट, कि स्किल्स कैसी हैं, एवेल्युएट स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स, फॉर एग्जांपल टेक्निकल क्या स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स क्या है, सॉफ्टवेयर स्किल्स क्या है, ये देखी जाती है एक प्री एम्प्लॉय की। और चौथी कौन सी है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, मेजर करते हैं फिजिकल कैप एबिलिटीज, ठीक है। तो ये चारों याद रखना, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये और एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी एक टेस्ट के ऊपर एमसीक्यूज भी बन के आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अ थीसिस डैश इज द सेंटेंस दैट क्लियरली एंड कंसाइजली इंडिकेट करता है, क्लियरली और बहुत ही नेसेसरी वर्ड्स में इंडिकेट करता है सब्जेक्ट ऑफ योर पेपर एंड मेन पॉइंट्स यू विल डिस्कस। तो ये कौन सी थीसिस होती हैं, ये है हमारी स्टेटमेंट। ओके एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एपीए स्टैंड्स फॉर, एपीए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, एपीए मींस अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फर्स्ट ए का मतलब है अमेरिकन और सेकंड ए का मतलब है एसोसिएशन और बीच में साइकोलॉजिकल। which one of the following is the most important successful message? मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल मैसेज होता है मीडियम, ठीक है। फीडबैक भी सक्सेसफुल होता है, सेंडर भी होता है, मैसेज भी, लेकिन मोस्ट अगर यहाँ पर बात की जाए ना मोस्ट की, तो मोस्ट में कौन सा आता है, मीडियम। Next, they are believable. They have faith in the substances of their message. You trust their information and their intentions match of the above. वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है। ये आपके पास क्रेडिबिलिटी की डेफिनेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्लियर राइटिंग ऐसे टू अंडरस्टैंड। एक क्लियर राइटिंग ऐसे आप लिखते हो जो कि अंडरस्टैंड करें। विच टू वर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस, क्लियर राइटिंग में कौन से दो वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट एंड ईजी। नेक्स्ट है इन लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर शुड बी सपोर्टेड। फॉर राइटिंग अ सक्सेसफुल रेज्यूमे, एक सक्सेसफुल रेज्यूमे लिखने के लिए विच एटीट्यूड इज बेटर टू अडोप्ट, यू एटीट्यूड, ठीक है। आपने कोई भी रेज्यूमे लिखना है, किसी भी कंपनी के लिए आपने अपना रेज्यूमे लिखना है, तो उसके आपको चाहिए कि आप यू एटीट्यूड इस्तेमाल करो। उसके बाद देयर आर डैश टाइप्स ऑफ जॉब लेटर्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आल्सो एमसीक्यूज के। इनमें जॉब लेटर्स कितने होते हैं, तो जॉब लेटर्स यहाँ पर टोटल 4 होते हैं, 2 नहीं है, इसका करेक्ट आंसर था 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इनको जूम भी आपको करके दिखा दूं तो कौन से होते हैं जी, एक मिनट, वेयर इट लॉस्ट इट, यहाँ पे हमारा भी आएगा। ओके ये रहे हमारे लेटर्स, तो इनसे रिलेटेड हम अभी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। क्या आपने याद रखना है इनके बारे में कि एक पहला लेटर कौन सा है, एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। एप्लीकेशन लेटर में क्या होता है, रिटर्न टू अप्लाई फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। एप्लीकेशन लिखा जाता है किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए, ऑफन सेंट विद अ रेज्यूमे, रेज्यूमे के साथ लिखा जाता है। दूसरा लेटर कौन सा होता है, कवर लेटर, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बन सकता है और आल्सो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो कवर लेटर कौन सा होता है, एक पर्सनलाइज्ड इंट्रोडक्शन होता है accompanying a resume highlighting skills and sustainability for the job, कि आप जॉब के लिए कितने सूटेबल हो और हाईलाइट करता है स्किल्स, ठीक है। सो कवर लेटर में आपने अपनी सूटेबिलिटी बतानी होती है और हाईलाइट स्किल्स करनी होती है। एक्सेप्टेंस लेटर कौन सा होता है, कैसा लेटर जो कि रिटर्न टू एक्सेप्ट अ जॉब ऑफर फॉर्मली होता है, कि फॉर्मली आपको कहा जाता है कि आपके जो जॉब ऑफर है वो एक्सेप्ट हो गई है। उसके बाद चौथा लेटर होता है रिजाइनेशन लेटर, रिजाइन आपने करना होता है। तो रिजाइन लेटर में क्या होता है, रिटर्न टू फॉर्मली रिजाइन फ्रॉम अ जॉब, ठीक है। तो ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब लेटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। नेक्स्ट हमारे पास है जी विच टेस्ट आर डिजाइन टू चेक
competency और स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ अ कैंडिडेट टू परफॉर्म अ जॉब, तो इसमें कौन सा होता है, जॉब स्किल्स टेस्ट। ठीक है, डेफिनेटली जॉब स्किल्स टेस्ट में भी आप देखोगे कि आपका जो भी एम्प्लॉय है, आपका जो भी कैंडिडेट है, उसके अंदर कितनी स्पेसिफिक एबिलिटीज है, कितनी उसके अंदर काबिलियत है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू जो आता है वो है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पे होगा जी, इन डैश पंक्चुएशन नो लाइन ऑफ हेडिंग इज इनसाइड एड्रेस इज पंक्चुएटेड। कौन सी पंक्चुएशन में नो लाइन ऑफ हेडिंग, मतलब कि हेडिंग की कोई लाइन नहीं होती, इनसाइड एड्रेस इन पंक्चुएटेड, तो वो होता है स्टैंडर्ड पंक्चुएशन। नेक्स्ट टाइम से क्यूज की तरफ चलते हैं जी। अ गुड न्यूज प्लान इज सिमिलर टू डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान। डेफिनेटली आप जब डायरेक्ट रिक्वेस्ट लिखते हो तो गुड न्यूज में आप डायरेक्ट ही बताते हो, लेकिन इनडायरेक्ट में बैड न्यूज होती है, ये फर्क याद रखना। ऐसा ग्रुप लोगों का जो कि सॉल्व करते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, तो वो है एक टास्क फोर्स। ठीक है, सो टास्क फोर्स और स्पेसिफिक प्रॉब्लम एक दूसरे से वर्ल्ड मिल रहे हैं, ये कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज है। उसके बाद द पर्पस ऑफ आवर डैश इज टू कन्वे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड यूजफुल फॉर्मेट। ये किसका पर्पस है कि कन्वे करे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड और यूजफुल फॉर्मेट में, तो ये है बिजनेस रिपोर्ट का पर्पस। नेक्स्ट है एन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज विच टाइप ऑफ मीटिंग। एक एम्प्लॉय इंटरव्यू है, वो किस तरह की मीटिंग होती है, इन विच दोनों एम्प्लॉयर और एप्लीशिएंट दोनों आस्क करते हैं क्वेश्चन और एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, इज दी फॉर्मल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच टाइप ऑफ इंटरव्यू इज लेस फॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड। कौन सा इंटरव्यू लेस फॉर्मल होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब किसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, रैंडमली क्वेश्चंस होते हैं, तो वो होते हैं ओपनिंग एंडेड इंटरव्यू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी। देयर आर डैश मेजर रिसर्च पर्सपेक्टिव्स, दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। देयर आर डैश मेजर पर्सपेक्टिव्स, रिसर्च पर्सपेक्टिव्स कितने हैं हमारे पास, टोटल देयर आर 4 पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, देयर आर नो 2, देयर आर ओवरऑल 4 पर्सपेक्टिव। पहला है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करते हैं। कोग्निटिव मतलब के मेंटल से रिलेटेड, मेंटालिटी से रिलेटेड स्टडी करते हैं। बिहेवियर मतलब बिहेवियर से, पर्सनैलिटी से रिलेटेड। और सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव वो पर्सपेक्टिव होता है जिसमें हम सोसाइटी से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। तो ये चारों मेजर पर्सपेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है a dash is a section of thesis can be contain a flow chart which summarize the way in which various process involved in the project fit together is the methodology। methodology एक ऐसा section है जिसमें thesis contain करती है flow chart को, जो कि summarize होती हैं various processes में, वेरियस प्रोसेसेस की समराइज होती हैं। ठीक है, तो इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, प्रोजेक्ट फिट टुगेदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश आर डिजाइन टू एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए क्या डिजाइन किया गया है, को रिलेशन स्टडीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन इज नेशनल वेरिएबल। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ही एक नेशनल वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अराइव्ड एट द कंक्लूजन इज डैश एक्सप्रेशन एंड कंक्लूडेड इज डैश एक्सप्रेशन। कंक्लूजन मतलब कि आप जब अपना नतीजा लिखते हो, ठीक है, सो नतीजा आपका कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज में नेसेसरी वर्ड्स आपके होने चाहिए, कोई भी डिटेल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कंक्लूडेड, कंक्लूडेड में आपको क्या लिखना चाहिए, सिंपल एक्सप्रेशन। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी मेजर डिलीवरी मेथड्स आर यूज्ड फॉर एन ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन के लिए टोटल कितने मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, तो टोटल 4 मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। अगर इनको मैं जूम करके दिखा सकूं तो वो है कौन से, इनके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं और डेफिनेटली ये शॉर्ट लॉन्ग से भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारे पास है मैन्यूस्क्रिप्ट डिलीवरी। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट ओरल प्रेजेंटेशन में कौन सी डिलीवरी है, जिसमें हम करते हैं रीडिंग द प्रेजेंटेशन वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है, रीडिंग द प्रेजेंटेशन वर्ड फॉर अ प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट। दूसरी कौन सी होती है डिलीवरी, यहाँ पर मेमोराइज्ड डिलीवरी। मेमोराइज में क्या होता है, डिलीवरिंग अ स्पीच फ्रॉम मेमोरी विदाउट यूजिंग नोट्स। नोट्स को इस्तेमाल किए बगैर अपनी डिलीवरी, अपनी स्पीच की डिलीवरी देना क्या कहलाता है, मेमोराइज्ड डिलीवरी। उसके बाद है इम्प्रोम्प्टो डिलीवरी। इसमें क्या होता है, स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, इम्प्रोम्प्टो मतलब कि आपने प्रिपरेशन ही ना की हुई हो और ऑफन ऑन द स्पॉट आप एकदम से स्पॉट पे जाके स्पीच डिलीवर कर देते हो। उसके बाद है एक्सट्रीम प्रोनियस डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रीफ नोट्स। इसमें आप ब्रीफ नोट्स इस्तेमाल करते हो। ये वाली जो थी ना
मेमोराइज, इसमें आप नोट्स इस्तेमाल ही नहीं करते हो, लेकिन याद रखना कि एक्सट्रीम प्रोनियस में क्या होता है कि आप ब्रीफ नोट्स का इस्तेमाल करते हो, आर एन आउटलाइन अलोइंग फॉर द नेचुरल एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल। सो ये आप लोग याद रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट में, लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द रीडर शुड भी क्या होना चाहिए, सपोर्टेड। ये रिपीटेड एमसीक्यूज हमारे पास है। In which letter you need to start by capturing the reader's attention and interest, आप किस लेटर में कैप्चर करते हो अपने नीड, यू नीड टू स्टार्ट बाय कैप्चरिंग द रीडर्स इंटरेस्ट, आपको स्टार्ट करना चाहिए रीडर्स की अटेंशन और इंटरेस्ट को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होता है होगा हमारे पास अनसोलिसिटिकेटेड, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है, क्लैरिटी इज अचीव्ड इन पार्ट थ्रू बैलेंस बिटवीन, क्लैरिटी कैसे अचीव होती है, प्रिसाइज एंड फेमिलियर लैंग्वेज से, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ बफर्स पैराग्राफ टेक्निक, सो डिडक्टिव अप्रोच नहीं है बफर की पैराग्राफ में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज होगा वो है, सर्कुलर लेटर्स आर यूज, जो सर्कुलर लेटर होते हैं उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, टू सेंड द सेम इंफॉर्मेशन टू द नंबर ऑफ पीपल, यानी कि एक सर्कल में आपने सेम इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, यहाँ से स्टार्ट हो और सेम तरीके से यहाँ पे पहुंच जाए, तो ये सर्कुलर लेटर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अपॉइंटेड टू सॉल्व द स्पेसिफिक, ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज आ गया। डैश इज वन ऑफ द मेंबर्स हु मॉनिटर्स द कमिटीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज ट्रेजर्स, आई थिंक ये मेरे पास एक रिपीटेड आ गया है पेपर, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगे क्योंकि रिपीटेड एमसीक्यूज है, पेपर रिपीटेड नहीं है। अ डैश इज अ क्रॉस बिटवीन इंटरफोर्स मेमो एंड फॉर्मल, तो मेमो रिपोर्ट ये भी रिपीटेड है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। Yes, this one is new. How can both parties be unable to collaborate and walk away from the negotiation dissatisfied? तो ये होता है losey-losey strategy. The four basic purpose for giving the presentation are too informal to pursue. ये हमारे पास इसका correct answer है, to have the good interaction, ठीक है, entertain नहीं है। उसके बाद next है जी, which of the following is the national variable, ये भी repeated है, so okay. लाफिंग, क्राइंग, सिंगिंग, यामिंग, क्लीयरिंग, थॉट, गॉनिंग, मतलब वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। वोकल का मतलब पता है क्या होता है, हमारे गले में वोकल कार्ड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी आवाज को पैदा करते हैं। अगर हमारे वोकल कार्ड डैमेज हो जाए तो हम बोल नहीं सकते। सो वोकल से याद रखना कि आवाज पैदा करने वाली ये कार्ड्स होते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना, लाफिंग, क्राइंग, सिंगिंग, ये हमारी क्या होती है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, बोलने की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। Next, a dash emphasize studies that are experimental in nature, emphasize measurement and search of the relationship is the quantitative perspectives. Quantitative perspectives क्या करता है, emphasize करता है experimental in nature, emphasize करता है measurement को और search करता है relationship के लिए। उसके बाद globalization means for a company to survive it must be established markets not only its only country but also in many countries, सिर्फ अपनी country में नहीं बहुत सी countries में होना चाहिए, okay। नेक्स्ट है, इट हैज बीन यूज, ये इतना लॉन्ग एमसीक्यूज है, आई डोंट थिंक सो कि ये रिपीट होगा, लॉन्ग एमसीक्यूज नहीं आते, ठीक है। सो इसकी फुल फॉर्म ही बस याद रख लें, एएमएस, एएमएस मींस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी। कंप्लेंट लेटर शुड बी क्लेम लेटर, ओके, ये हमारे पास रिपीटेड है। सो मेरे पास यही इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जो कि मैंने आपके पास रिपीटेड होके आपके पास प्रोवाइड कर दिए हैं। याद रखना ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। होप सो आपकी कुछ ना कुछ एटलीस्ट बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी और मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।